हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएपीएफ मेंटोर। आज का जो सेशन है इसके अंदर हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक ऑफ द डिस्कशन हमारा रहेगा फंडामेंटल राइट। एज वी हैव ऑलरेडी प्रोमिस्ड कि आपके लिए हर दिन इस चैनल पे आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का सेशन है ये पॉलिटी का थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर के अंदर हम फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें भी हम फंडामेंटल राइट के ऊपर ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देन वी विल ट्राई कि हम हर एस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट का उसको कंप्लीट कर पाए, इसलिए सेकंड सेशन भी इसी चीज के ऊपर रहने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल के अंदर प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगी जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी के आपको जो वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो आप वो क्वेश्चन वहां पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का रहेगा। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला आर्टिकल आपका आर्टिकल 19 ही है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट में देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं कि कौन सी चीज है जो प्रोटेक्ट नहीं की जाती अंडर आर्टिकल यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑप्शन बी है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस, ऑप्शन सी है फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ऑप्शन डी है फ्रीडम टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा है तो आप जानते होंगे आर्टिकल 19 के अंदर क्लॉजेज आते हैं, सब क्लोज आते हैं। उसके अंदर बहुत सारी फ्रीडम्स के बारे में बात की गई है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, वर्क, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें से कौन सी चीज है जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसके अंदर है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी उसके अंदर है, उसके बाद फ्रीडम टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बट ये आपका जो ऑप्शन सी है ना, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, वहां पर आपको देखने को नहीं मिलती है। मतलब एक्सप्लिसिटली वहां पे मेंशन नहीं है कि फ्रीडम ऑफ साइलेंस आपके पास है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि आपको बोलने का अधिकार है, तो आपको चुप रहने का भी अधिकार है, बट वहां पे मेंशन नहीं है। ये बात वहां पे जरूर है। जैसे रिलीजन के केस में बात करें तो राइट टू रिलीजन जो आपके हैं उसके अंदर ऐसा कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, बट अगर आप ना भी करना चाहें तो भी वो उसी आर्टिकल्स के अंदर प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, बट मेंशनिंग आपको देखने को ये नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जा रही है फ्रीडम ऑफ साइलेंस अंडर आर्टिकल 19, दैट फॉर श्योर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट द that law inconsistent with the fundamental right shall be void। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 12, 13, 32 एंड 226। देखो, आर्टिकल 32, 226 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स इशू करने की, आर्टिकल 226 के अंदर पावर है हाई कोर्ट के पास रिट्स इशू करने की। आर्टिकल 12 और 13 की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 का ही हिस्सा है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट नजर आ जाएगा आपको ये तीन आर्टिकल। लेकिन जो 12 आर्टिकल है, इट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट की स्टेट एक्चुअली में जो हम टर्म यूज करेंगे पार्ट 3 के अंदर बार बार की स्टेट स्टेट स्टेट, उस स्टेट का मतलब क्या है, कौन कौन सी चीजें स्टेट के अंदर आती है। आर्टिकल 13 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। मतलब कि कोई भी ऐसे लॉज जो कि पार्लियामेंट बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, वो खत्म हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज आर्टिकल 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल। अभी हमने बात किया क्या, देखिए ऑप्शंस की बात करते हैं पहले। ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट, फॉर ओनली लीगल राइट्स, फॉर बोथ फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया ना कि आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, रिट इशू करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। उसी की बात हो रही है कि राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल। किसके अगेंस्ट अवेलेबल है? ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट या फॉर एनी लीगल राइट, फंडामेंटल राइट और द लीगल राइट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट। हम जानते हैं ना कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट के बारे में ये बात कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट के बारे में जब बात कर रहा है तो आर्टिकल 32 इसी पार्ट 3 का हिस्सा है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 पार्ट 3 का ही पार्ट है, और ये आर्टिकल 32 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स इशू करने की पावर है वो इस पार्ट 3 में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही है। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा, ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच
ऑफ द फॉलोइंग केसेस लॉस केस लॉस इज करेक्टली मैच विद द राइट इट एक्सपेंडेड। पहला है आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी, या गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, राइट टू इक्वालिटी। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द केस फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड विद द राइट इट एक्सपेंडेड। तो ये 4 केसेस आपके पास है और चारों बड़े इंपॉर्टेंट केसेस है। मेनका गांधी वाला भी, केशवानंद भारती वाला भी, गोरखनाथ केस भी। तो ये आपका आर्टिकल 21 है। ये सारे वैसे हैं फंडामेंटल राइट के ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे, बट इनका सभी का अलग अलग है। एक क्वालिटी है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक आपका अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फंडामेंटल राइट पे ही है। ये ऑप्शन बी जो है आपका के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका राइट टू प्राइवेसी के ऊपर है। के एस पुट्टास्वामी और इसके ऊपर जो जजमेंट है 2015 के अंदर आया था, जिसके अंदर बात की गई थी कि जो ये आधार कार्ड्स हैं, ठीक है, उसके अंदर एक्चुअली में क्या है, किसी पर्सन की पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो थर्ड पार्टी के पास इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। उसी के ऊपर आपका ये केस था। तो इट इज अबाउट द राइट टू प्राइवेसी, देन दिस इज द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ये केशवानंद भारती केस आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर था। ये अलग अलग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर आपका केस था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल क्लोज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पढ़ा था ना आर्टिकल 19 के ऊपर, तो मैंने बात किया था वहां पे क्लॉजेज में बहुत सारे चीजें लिख रखी हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मूवमेंट का है, प्रोफेशन का है, ये सारी चीजों का है। तो उसी क्वेश्चन आर्टिकल 19 के ऊपर क्वेश्चन दोबारा है कि कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 क्लोज 2 के अंदर लगाई गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 19 में बात कर रहे हैं कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपके पास मूवमेंट की फ्रीडम है, आपके पास प्रोफेशन की फ्रीडम है, आपके पास अलग अलग तरह की अदर फ्रीडम्स देखने को मिलती हैं। बट ये जो फ्रीडम्स है, क्या ये एब्सोल्यूट फ्रीडम्स है, मतलब आप इनको किसी भी हालत में एंजॉय कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है, वो आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं आपकी इन राइट्स के ऊपर। देखो ये रिस्ट्रिक्शन जो है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें, अब उसमें आपको बोलने का अधिकार है, बट बोलने का अधिकार ऐसा भी नहीं है कि आप इंडिया चाइना की वॉर चल रही है उसमें चाइना के फेवर में बोल रहे हो, ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो रिस्ट्रिक्शन आपका पब्लिक ऑर्डर है, क्या वो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्या वो आपका मोरालिटी है, क्या वो सोशल जस्टिस है। अब यहाँ पर शब्द पे ध्यान देंगे, नोट की बात की गई है। ऐसा नहीं कहा गया कि कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा कहा गया कि कौन से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 2। तो देखो पब्लिक ऑर्डर तो है आपका, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपकी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको कर्टेल किया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल हो जाती है, मोरालिटी भी हो जाती है। यस, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी जो रहेगा राइट आंसर रहेगा। सोशल जस्टिस ग्राउंड नहीं है या फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपका अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 2, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ द बर्थ अप्लाइज टू। हमारा राइट टू इक्वालिटी के अंदर आपको देखने को मिलता है 14 से 18 के बीच में। तो वहां पर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ अप्लाइज टू, कि किस किस के ऊपर अप्लाई होता है, कि कौन लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं इन आर्टिकल्स के अंदर। क्या वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए अप्लाई है कि स्टेट इज नॉट अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रेस, कास्ट, जेंडर, ये सारा कुछ, और प्राइवेट इंडिविजुअल की सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ है, या फिर बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ है, या फिर स्टेट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय द स्टेट। दोबारा से क्वेश्चन देखें, द प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ अप्लाइज टू किसको? स्टेट ओनली, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनली, बोथ स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल। तो देखो आपकी फंडामेंटल राइट की खास बात क्या है कि कुछ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द स्टेट है, कुछ आपकी स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ है। तो ये वाला जो है ना आपका प्रोहिबिशन, मतलब आपके साथ कोई रिलीजन बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, रेस के बेस पे, कास्ट के, सेक्स के, प्लेस ऑफ बर्थ के। तो ये दोनों चीजें अप्लाई होती है स्टेट के अगेंस्ट भी और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू द सिटीजंस ओनली एंड नो टू द फॉरेनर्स, की कौन सी फंडामेंटल राइट यहाँ पर ऐसी है जो कि सिर्फ आपके सिटीजन्स के पास ही अवेलेबल है, फॉरेनर्स के पास अवेलेबल नहीं है। इन क्वेश्चंस का आंसर जो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के भी कर सकते हो, फॉरेनर्स के पास वो वाली राइट्स जरूर होगी जो किसी एक ह्यूमन के लिए जरूरी है, ठीक है। कोई फॉरेन मतलब बाहर से कोई भी बंदा इंडिया के अंदर आता है तो उसको भी कुछ राइट्स तो मिलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाहर से बंदा आ रहा है उसको हम कैसे भी जेल में पकड़ के डाल दें, उसको मार दें, फांसी लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ कुछ राइट्स तो ऐसी होंगी जो आपकी फॉरेनर्स के लिए भी होंगी, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी होंगी। तो देखो यहां पर यही पूछ रखा है कि कौन सी ऐसी राइट है विच इज नॉट फॉर द फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो ऑप्शन ए की बात करें, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सी की बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर डी की बात करें राइट इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो ध्यान दीजिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो रहेगा ही रहेगा। कोई भी बंदा अगर फॉरेनर इंडिया में आता है तो उसको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो मिलेगी डेफिनेटली। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन वो भी मिलेगा, उसका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं किया जा सकता। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और कानून जो होंगे उसके लिए भी बराबर होंगे, सभी के लिए बराबर होंगे, और कानून की नजर में भी वो बराबर होगा, मतलब सभी सिटीजन्स की तरह। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रह दे के ये वाला ऑप्शन सी बचता है, जो कि किसी भी फॉरेनर के लिए अवेलेबल नहीं होगा बल्कि सिटीजन्स ऑफ द इंडिया के लिए अवेलेबल होगा। लॉजिक की बात करें, कोई बाहर से बंदा आ जाता है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जनरली, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर हमारा जो देश है उसके अगेंस्ट जनरली बात करता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर हम उसे दे दे तो वो इंडिया के अंदर आके गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ, सॉरी या तो देश के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। तो वो जो चीज है ना वो आपको यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, आप इंडियंस के लिए, सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, बट फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी इज करेक्ट। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी की जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 17 एबोलिशन अनटचेबिलिटी इज करेक्ट, उसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए, अनटचेबिलिटी इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी, इट अप्लाइज टू बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट एक्ट, ऑप्शन सी, इट एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, या फिर ऑप्शन डी, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। देखो फंडामेंटल राइट में है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट मीन्स जस्टिसिएबल है, पहला ऑप्शन तो यहीं से निकल जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। इट इज एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, अगर इसकी बात करें ये वाला ऑप्शन, और फर्स्ट ऑप्शन की बात करें कि अनटचेबिलिटी इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में इट अप्लाइज टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एक्ट्स। तो देखो ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है कि ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही है, किसी प्राइवेट के इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। उसके बाद अगर बात करें, इट इज एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, ऐसा नहीं है, स्टेट के खिलाफ और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी आपकी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्टिकल 17 एबोलिशन इज करेक्ट। तो देखो पहली स्टेटमेंट की बात करें, ये आपकी इनकरेक्ट है, ये आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिशन जरूर किया गया है, बट उसकी डिफाइन नहीं किया गया है, वर्ड को अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। इट अप्लाइज टू बोथ एंड द पब्लिक प्राइवेट, ये भी आपका सही है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है और ये आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी रहेगा कि ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 17 जो है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। मेंशनिंग जरूर की गई है कि अनटचेबिलिटी कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, इट इज अगेंस्ट द लॉ, फंडामेंटल राइट में ये प्रोविजन जरूर है, बट डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसकी बात करें, इट इज इन्फोर्सेबल अगेंस्ट ओनली स्टेट, ये भी सही नहीं क्योंकि प्राइवेट और स्टेट दोनों के लिए है। इट इज ऑल्सो जस्टिसेबल, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बनता है, इट अप्लाइज टू बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फॉर्म द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। देखो समझने की कोशिश करना, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपके आर्टिकल आ जाएंगे 12 से लेके 35 के बीच में। अब ये जो आर्टिकल्स है ना आपके, इन आर्टिकल्स में आर्टिकल 32 जो है
वो बात करता है कि फंडामेंटल राइट अभी तक जितने भी मेंशन की गई, सारी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है, वो सारी फंडामेंटल राइट अगर अवेलेबल है आपको स्टेट के अगेंस्ट भी, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी, बट जस्ट इन केस स्टेट उन आपकी राइट को आपसे छीनता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट को वो अंडर आर्टिकल 32 ही पावर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है। अब ये आर्टिकल 32 ना इटसेल्फ पार्ट 3 में डाला गया है। क्यों? क्योंकि इस चीज को सुप्रीम कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दिस इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका फंडामेंल राइट ही है। तो बाकी फंडामेंटल राइट अगर आपकी वायलेट होती है तो आप इस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कैन नॉट डिनाई योर राइट अंडर आर्टिकल 32, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी आपकी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो इसलिए इसको पार्ट 3 में डाला गया है, और इसलिए इसी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, क्योंकि ये एक आर्टिकल 32 है जो कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर लोग और लोगों की राइट, तो ये आर्टिकल 32 उसको बचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21। इट वाज इंसर्टेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड इट गारंटीज फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18, व्हिच इज करेक्ट। देखो इसके अंदर स्टेटमेंट बात करें, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जगह पे राइट टू एजुकेशन मेंशन की गई थी। एक आपका फंडामेंटल राइट के अंदर, एक आपका डीपीएसपी के अंदर, एक आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। तो ये अमेंडमेंट तो बिल्कुल सही है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बट यहाँ पे जो राइट दी गई थी ना, वो आपके 18 साल तक के बच्चों के लिए नहीं है, मतलब 18 साल तक की उम्र के लिए नहीं है, ये आपका 6 to 14 ईयर तक का रहेगा। ठीक है, तो 6 to 14 ईयर के जो बच्चे होंगे उनको राइट टू एजुकेशन जो है वो इसी के थ्रू मिलती है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो एज गलत है, बाकी सही है, तो इसलिए ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट आपको नजर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच आर्टिकल एक्ट एज द लिमिटेशन टू द लेजिस्लेचर बाय मेकिंग फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। विच आर्टिकल एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेचर बाय मेकिंग फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। आर्टिकल 32 हमने पढ़ा कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, और आर्टिकल 226 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है हाई कोर्ट्स को, ताकि वो फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कर सके। बिल्कुल सही बात। तो यहां पर ये जो एनफोर्सेबल किया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर मिल कैसे रही है कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट रिट्स इशू कर सकते हैं? वो मिल रही है अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो, वहां पे बात हो कर रही है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी जो लॉ है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लेजिस्लेचर अगर लॉ बनाता है तो वो लॉ अगर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट होगा तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय यूजिंग द आर्टिकल 226 बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट और द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये पावर जो मिली सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को मिली कैसे? वो आर्टिकल 13 के अंदर मिली, और ये आर्टिकल 13 ही है जो कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन भी देता है। ठीक है, तो जब कभी आप जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे तो इन आर्टिकल के बारे में जरूर पढ़ोगे आप, आर्टिकल 13 के बारे में, 226 के बारे में या 32 के बारे में। तो ये वो आर्टिकल है जो कि लेजिस्लेचर की ऊपर लिमिटेशन पुट करता है। ठीक है, लेजिस्लेचर के ऊपर लिमिटेशन लगाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल 13 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लेड डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट। 4 ऑप्शन आपके पास है, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, भिकाजी नारायण धाकरास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, या फिर ए के गोपालन केस। 4 ऑप्शन आपके पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लेड द फाउंडेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है क्या? एक्लिप्स जो वर्ड है ना, अगर आप देखें तो इस एक्लिप्स वर्ड का आपने शब्द का जिक्र सुना होगा कहां पर? सोलर एक्लिप्स के केस में, लूनर एक्लिप्स के केस में, मतलब कि जिस टाइम पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। एक्लिप्सिस होगा क्या कि जब आपका सन मून के सामने या फिर किसी भी तरह से मून दिखना बंद हो जाए या फिर सन दिखना बंद हो जाए, उस केस में क्या होता है, एक्लिप्स एक ही बारी में पूरा तो नहीं होता कि एक बारी में पूरा ही चांद जो है वो ढक गया या फिर एक बारी में पूरा सूर्य जो है ढक गया, धीरे धीरे करके होना स्टार्ट होता है।
तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यही कहती हैं कि जैसे हमने पढ़ा आर्टिकल 13 में कि कोई भी लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक, सही बात है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कहती है कि एनी लॉ जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया था उससे पहले के जो लॉज बनाए गए हैं या फिर बने हुए हैं, वो आर्टिकल 13 का यूज करते हुए नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, वो भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। ठीक, सही बात है। बट प्रॉब्लम क्या है यहां पर, एक छोटा सा चीज, कि वो पूरे के पूरे नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सम पार्ट ऑफ दैट लॉ कैन बी कंटिन्यू। ठीक है, कुछ पार्ट जो उस लॉ का है वो कंटिन्यू कर सकता है, बाकी कुछ पार्ट जो है उसको पार्शियली हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। मान लो लेजिस्लेचर ने कोई बिल जो था वो लेके आए बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन और वो अभी भी रन कर रहा है। ठीक है, अब वो उसके ऊपर केस हो जाता है कि इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, मान गए। ठीक है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर वो होता है तो वो आर्टिकल 13 तो कहता है कि पूरा जो लॉ है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल। बट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहती है कि जरूरी नहीं है कि पूरे लॉ को आप खत्म कर दो, सम पार्ट ऑफ द लॉ उसको खत्म किया जा सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, और सम पार्ट ऑफ द लॉ जो है वो कंटिन्यू किया जा सकता है। वही आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, और वो आपकी प्रोपाउंड की गई थी बिकाजी नारायण ढाकरदास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। उसमें आपको ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है उसके बारे में जो है हमारे कोर्ट ने बताया था। तो राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 हैज बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड। आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन स्टेटमेंट की बात करें, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू द शेल्टर, चार ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए 1 एंड 4, 1 2 एंड 3, 2 3 एंड 4, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 4। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। किस तरह से, राइट टू लाइवलीहुड आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है, राइट टू हेल्थ 21 के अंदर आता है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, शेल्टर। आर्टिकल 21 का जो डोमेन है वो बहुत बड़ा है, डोमेन बहुत बड़ा है, मतलब आर्टिकल 21 के अंदर सिंपली लैंग्वेज है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर पर्सनल लिबर्टी लग गया और राइट टू लाइफ लग गया तो जीने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो सारा कुछ आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर रखी है और उसका डोमेन अभी भी ओपन है, मतलब धीरे धीरे करके जो भी चीज ऐड होगी सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम जजमेंट के थ्रू बताता रहता है कि दीज थिंग्स आर इन द आर्टिकल 21। तो वो ये सारी चीजें अभी तक हमें डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू देखने को मिली हैं, तो ये सभी आपका आर्टिकल 21 का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बट सब्जेक्ट टू सेफगार्ड अंडर आर्टिकल 22। देखो यहां पे अगर बात करें, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल टू सेफगार्ड द अंडर आर्टिकल 22। इसमें देखो बात क्या है, आर्टिकल 22 के बारे में आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट के अंदर ही, वहां पे आपको क्या है, कुछ राइट्स मिलती हैं अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में कुछ राइट्स मिल रही हैं लोगों को, सही बात है। और यहाँ पे लेजिस्लेचर के पास भी कुछ राइट्स एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलती हैं। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि भाई आर्टिकल 20 में आप ये पढ़ रहे हो कि भाई जब किसी पर्सन को उठा के ले जाता है, ये 20 और 22 के अंदर, कि पर्सन जो किसी को भी अरेस्ट किया जाता है उसके डिटेंशन के केस में कुछ राइट्स अवेलेबल होती है, उसको कोर्ट में पेश करना होता है, हैंडकफ, ये सब चीजें, वो अलग बात है। बट यहां पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, बट सब्जेक्ट टू द सेफगार्ड। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की अगर बात करें तो सिंपली क्या है, आपको अरेस्ट करके ले जा सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यह है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, बट आपका प्रीवियस रिकॉर्ड जो है उसके हिसाब से देखे, या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि इस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है क्योंकि चांसेस है कि वो किसी तरह का कोई क्राइम करे या फिर कर सकता है या फिर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो उसके अंदर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में उठा के ले जा सकते हैं। वहां पे फिर आपका वो 24 घंटे वाला कोई चीज एप्लीकेबल नहीं होती कि आपको अरेस्ट के टाइम पे आपके ग्राउंड्स बताए जाएंगे, उसके बाद आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये सारी चीजें 24 घंटे के अंदर, वो वाली चीज नहीं है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ अगर एक तरह से देखा जाए तो कुछ कुछ हद तक आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल देखने को भी लगता है, क्योंकि उसमें हमारी जो बेसिक फंडामेंटल राइट है वो आपकी वायलेट हो जाती है। बट यहां पर सिंपली यही है कि कौन सा ऐसा केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले प्रोविजंस हैं
वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है बट सब्जेक्ट टू द सेफ गार्ड, लेकिन कुछ कुछ सेफ गार्ड्स की जरूरत उसमें वहां पर भी है, तो वो कौन सा लॉ था, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ऑप्शन बी की बात करें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन सी एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला, या फिर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। तो इसकी अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये बात करें तो 1950 के अंदर आपका ये जो केस था वो आया था और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। ये एंटी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आपका 1950 में देखने को मिलता है और उसी में आपका ये केस भी देखने को मिलता है जिसमें ये बात कही गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट की प्रिवेंटिव डिटेंशन जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट उसके अंदर भी कुछ सेफ गार्ड जो है वो जरूरी है, तो वो उनके बारे में जिक्र किया गया था। तो केस आपका रहेगा ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ द मद्रास, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने ये देखने को मिलता है। देखिए, तो आज का हमारा जो सेशन था इसके अंदर यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आंसर समझ में आए होंगे। किसी भी तरह कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर रोज इस चैनल पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वी विल ट्राई कि हम जो आपका टाइम पीरियड है एग्जाम से पहले का, उससे पहले 1000 प्लस क्वेश्चन जो है आपको करवा पाए, और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे हर सब्जेक्ट से रहेंगे। तो आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपको किसी भी एग्जाम किसी भी सब्जेक्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ आपको इन्हीं वीडियोस के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा। आई होप आपको इस सेशन में चीजें समझ में आई। अगली बार मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप